नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी को। जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें हम डिसेबिलिटी और लिटरेचर दोनों को साथ-साथ पढ़ेंगे और ये जितने भी टेक्स्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ये बेसिकली डिसेबल्ड लोगों की परेशानियों को समाज के सामने लाने के लिए लिखे गए हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के साथ-साथ हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले एक बेस बनाना बहुत जरूरी है। लिटरेचर में डिसेबल्ड कैरेक्टर्स को पहले हमेशा एक बेचारा या फिर विक्टिम की तरह दिखाया जाता था, लेकिन इस सिलेबस में हम डिसेबिलिटी स्टडीज का लेंस यूज करेंगे। आप इस पॉइंट पर अब खास ध्यान दीजिए क्योंकि ये थ्योरी आपके हर आंसर का बेस बनेगी। इस फील्ड में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। ये मॉडल मानता है कि डिसेबिलिटी एक प्रॉब्लम या डिफेक्ट है जो इंसान की बॉडी के अंदर है और डॉक्टर्स को इसे किसी भी तरह फिक्स या क्योर करना चाहिए। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, ये मॉडल मेडिकल मॉडल का बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है इंसान की बॉडी तो ठीक है, प्रॉब्लम एक्चुअली सोसाइटी के स्ट्रक्चर में है। एक व्हीलचेयर यूज करने वाले इंसान को प्रॉब्लम अपनी बॉडी से नहीं बल्कि उन स्टेयर्स, उन सीढ़ियों से होती है जहां रैंप नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम सोसाइटी की आर्किटेक्चर और उसके एटीट्यूड में है। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी ये कहता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस पूरे सिलेबस में हमारे कैरेक्टर्स इस मेडिकल मॉडल से लड़कर सोशल मॉडल वाली फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे यूनिट 1 पर। इसमें हमें पढ़ना है फिरदौस कांगा का एक बहुत ही फेमस और सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जिसका नाम है ट्राइंग टू ग्रो। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है ऑथर ने इसमें अपनी ही लाइफ की रियल स्टोरी को बेस बनाकर थोड़ा सा फिक्शन ऐड किया है। स्टोरी 1970s के बॉम्बे में सेट है, एक पारसी फैमिली के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर है डायरस कोटवाल, जिसको सब प्यार से ब्रिट बुलाते हैं। अब उसे ब्रिट क्यों बुलाते हैं? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, उसको एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें बोन्स बहुत ब्रिटल यानी कि नाजुक होती हैं और इजीली टूट जाती हैं। दूसरा रीजन ये है कि उसकी फैमिली ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। नॉवल प्रॉपरली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पार्ट वन है द ब्रेव एक्ट। यहाँ ब्रिट का बचपन दिखाया गया है। उसकी फैमिली उसकी कंडीशन को छुपाने के लिए दुनिया के सामने एक ब्रेव एक्ट यानी नाटक करती है। वो लोग मेडिकल मॉडल में फंसे हैं और ब्रिट को ठीक करने के लिए फेक स्पिरिचुअल हीलर्स जैसे वाघ बाबा के पास जाते हैं। लेकिन इसी दौरान उसकी लाइफ में आती है मैडम मानेकशॉ, जो उसकी ट्यूटर हैं। वो पहली ऐसी इंसान है जो ब्रिट के दिमाग की रिस्पेक्ट करती हैं और उसकी बॉडी पर पिटी नहीं करती बल्कि उसको रिस्पेक्ट देती हैं। पार्ट टू है ट्राइंग टू ग्रो। यहाँ ब्रिट बड़ा हो रहा है। उसकी लाइफ में साइरस नाम का एक पड़ोसी आता है जो उसको एक नॉर्मल टीनेजर की तरह ट्रीट करता है और उसको दुनिया दिखाता है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। डिसेबिलिटी एंड सेक्सुअलिटी यानी कि क्रिप थ्योरी। सोसाइटी अक्सर सोचती है कि डिसेबल्ड लोग एसेक्सुअल होते हैं, उनमें डिजायर्स नहीं होती, लेकिन कांगा ने इस मिथ को तोड़ दिया। ब्रिट अपने एडोलेसेंस में साइरस और एक लड़की एमी के साथ अपने डिजायर्स को शेयर करता है और ओपन करता है और उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी करता है। ह्यूमर को एज अ वेपन यूज किया गया है स्टोरी के अंदर। ब्रिट अपने ऊपर खुद जोक्स बनाता है। अपनी डिसेबिलिटी पर सरकाजम और विट यूज करके वो दुनिया से उसको बेचारा बोलने का पावर छीन लेता है। इंटरसेक्शनैलिटी भी इसमें हमको देखने को मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है टीना का, जो ब्रिट की कजन है। टीना डीफ और म्यूट है यानी कि वो सुन और बोल नहीं सकती। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मेल और फीमेल डिसेबिलिटी में क्या फर्क होता है? ब्रिट मेल है और रिच है तो वो सरवाइव कर लेता है, लेकिन टीना एक डिसेबल्ड औरत है तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी उसको पूरी तरीके से दबा देती है और चुप करा देती है। नॉवल का एंड बहुत ही पावरफुल है। क्लाइमेक्स में ब्रिट अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता है, आई लाइक द वे आई लुक्ड। ये लाइन बहुत जरूरी है। इसका मतलब है उसने सोसाइटी का ब्रेव एक्ट छोड़ दिया है और खुद को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन और यूनिट 1। उम्मीद है आपको यूनिट 1 अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब तक हमने फिक्शन यानी कि कहानी पढ़ी, लेकिन यूनिट 2 में हम एक बहुत ही पावरफुल और रियल लाइफ मेमर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइट अनसीन और इसकी ऑथर है जॉर्जियाना क्लीग।
अगर आपने यूनिट 1 का सोशल मॉडल ध्यान से समझा है, तो इस यूनिट में आपको एक लेवल और ऊपर का क्रिटिकल लेंस मिलेगा। थोड़ा सा दोस्तों ऑथर का बैकग्राउंड समझते हैं ताकि हमको स्टोरी और ज्यादा क्लियर हो जाए और हमारे आंसर्स में थोड़ा सा कंटेंट बढ़े। जॉर्जियाना क्लिक को सिर्फ 11 साल की उम्र में मैकुलर डिजेनरेशन नाम की एक बीमारी हो गई थी जो कि काफी रेयर है। इसकी वजह से उनकी सेंट्रल विजन चली गई और उन्हें लीगली ब्लाइंड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन उनके पास थोड़ी सी पेरिफेरल विजन बची हुई थी। ये किताब उन्होंने तब लिखी जब वो रियलाइज करती है कि साइटेड वर्ल्ड यानी देखने वाली दुनिया ब्लाइंड लोगों को किस नजरिए से देखती है। क्लीग अपनी इस बुक की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और शॉकिंग लाइन से करती है, राइटिंग दिस बुक मेड मी ब्लाइंड। अब आप सोच रहे होंगे कि एक किताब लिखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है। यहाँ पर क्लीग फिजिकल विजन की बात नहीं कर रही हैं। वो कह रही हैं कि इस किताब को लिखने के प्रोसेस ने और सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स यानी उनकी सोच को समझने के प्रोसेस ने उन्हें पहली बार अपनी ब्लाइंडनेस को एक आइडेंटिटी की तरह पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना सिखाया। पहले वो एक ब्रेव एक्ट यानी डिनायल में जी रही थी, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसे पासिंग कहते हैं। पासिंग का मतलब है सोसाइटी में ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि एक साइटेड इंसान है, ताकि लोग आप पर तरस ना खाएं। इस बुक को लिखकर उन्होंने एक एग्जॉस्टिंग नाटक को खत्म कर दिया और ओपनली डिक्लेयर किया कि हाँ, मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे इस पर शर्म नहीं आती। क्लीग बताती हैं कि ये देखने वाली सोसाइटी इतनी हिपोक्रिटिकल है कि वो एक ब्लाइंड इंसान को सिर्फ दो एक्सट्रीम कैटेगरीज में एक्सेप्ट कर सकती है। एक है द हेल्पलेस विक्टिम यानी कि ब्लाइंड बैगर, एक बेचारा लाचार इंसान जो सड़क पर कटोरा लेकर खड़ा है, जिसको देखकर नॉर्मल लोगों को अपने ऊपर सुपीरियोरिटी फील हो रही है। और दूसरी कैटेगरी है द सुपर क्रिप यानी मिराकुलस हीरो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी डिसेबिलिटी को मैजिकली हरा दिया हो, जैसे कि हेलेन केलर थी, जिसके पीछे हमेशा एक साइटेड हेल्पर यानी देखने वाला मददगार होता है। क्लीग सवाल उठाती है कि सोसाइटी को एक नॉर्मल ब्लाइंड पर्सन से इतनी प्रॉब्लम आखिर है क्यों। अगर एक ब्लाइंड इंसान अकेले इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, खुश रहता है, तो लोग उस पर शक करते हैं कि ये पक्का अंधा नहीं होगा, बस नाटक कर रहा है। वो इस बुक के थ्रू एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्लाइंड लाइफ जीने का राइट को डिमांड करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इनर साइट और ऑक्यूलर सेंट्रिज्म से। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्लीग इनर साइट को कैसे डिफाइन करती हैं। साइटेड सोसाइटी में एक बीमारी है जिसे ऑक्यूलर सेंट्रिसिज्म कहते हैं। इसका मतलब है सोसाइटी का ये मानना है कि जो आंखों से दिखता है वही सच होता है और सीखने के लिए एक ही तरीका है, देखना। क्लीग इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करती हैं। वो बताती हैं कि ब्लाइंड लोग एक डार्क ब्लैक होल में नहीं जीते, उनकी एक बहुत ही रिच इनर साइट होती है जो साउंड, टच, मेमोरीज और इमेजिनेशन को मिलाकर दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाती है। इसको प्रूव करने के लिए क्लीग एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हैं अपने म्यूजियम विजिट्स का। जब वो एक मैटीज आर्ट एग्जीबिशन जाती हैं, तो वो पेंटिंग को एक नॉर्मल इंसान की तरह पैसे होकर नहीं देखती, वो इसको एक फिजिकल डांस या स्लो माइन्यूट की तरह डिस्क्राइब करती हैं, जहां वो पेंटिंग के किनारों पर अपनी बची हुई नजर और मूवमेंट को एक फ्लो में यूज करती हैं। ये प्रूव करता है कि आर्ट और दुनिया को अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ फिजिकल आंखों की जरूरत नहीं होती। एक और क्रिटिकल पॉइंट है सोसाइटी और जेंडर का कनेक्शन। क्लीग हाईलाइट करती है कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन की वैल्यू उनके लुक से तय करती है। एक ब्लाइंड औरत को सोसाइटी अनसाइटली यानी बदसूरत मानती है और आयरॉनिकली मेन के लिए टेम्पटिंग भी, क्योंकि एक ब्लाइंड वुमेन उन्हें लुक बैक नहीं कर सकती, यानी वापस पलटकर उन्हें घूर नहीं सकती। यह सोसाइटी के उस मेल गेज को एक्सपोज करता है जहां मेन ऐसी वुमेन चाहते हैं जो उन्हें चैलेंज ना कर सके। ओवरऑल अगर आपको एग्जाम में इस टेक्स्ट पर आंसर लिखना है, तो हमेशा मेंशन करें कि क्लीग ने डिसेबिलिटी को एक मेडिकल ट्रेजेडी से निकालकर एक कल्चरल आइडेंटिटी बना दिया। एटो क्वेसन की डिसेबिलिटी थ्योरी के हिसाब से ये टेक्स्ट डिसेबिलिटी एज नॉर्मेलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्लीग साइटेड रीडर्स यानी देखकर पढ़ने वाले लोग को प्रोवोक करती है कि उन्हें अपनी खुद की प्रेजुडाइसेस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय एक ब्लाइंड पर्सन की क्योर ढूंढने के। तो दोस्तों ये था यूनिट 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और आपके आंसर्स के लिए ये सभी जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब साइट अनसीन का कोई भी क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं। पिछले यूनिट्स में दोस्तों हमने नॉवल और एक मेमर पढ़ी, लेकिन यूनिट 3 थोड़ा सा अलग है।
यहाँ हम शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री पढ़ेंगे। ये टेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल है, यानी इनके लिखने का तरीका ट्रेडिशनल नहीं है। इस यूनिट में 3 अलग-अलग राइटर्स हैं जो अलग-अलग डिसेबिलिटीज को कवर करते हैं। तो चलिए एक-एक करके इनको डिटेल में समझते हैं ताकि आपके भी 100% मार्क्स आ सके। हमारी पहली स्टोरी है हेलेन एंड फ्रेडा, जिसे एन फिंगर ने लिखा है। एन फिंगर खुद एक पोलियो सर्वाइवर हैं। वो स्पेक्युलेटिव हिस्ट्री लिखने के लिए जानी जाती हैं। स्पेक्युलेटिव हिस्ट्री का मतलब होता है हिस्ट्री के साथ थोड़ी इमेजिनेशन यानी कल्पना को जोड़ना। इस कहानी में उन्होंने दो बहुत बड़ी हिस्टोरिकल फिगर्स की एक काल्पनिक मीटिंग करवाई है। पहली है हेलेन केलर, जो देख और सुन नहीं सकती, जो कि डीफ ब्लाइंड है और काफी फेमस है। दूसरी है फ्रीडा कालो, जो एक बहुत ही फेमस मेक्सिकन पेंटर थी, जिनको बचपन में पोलियो हुआ था और बाद में एक बस एक्सीडेंट में उनकी स्पाइन भी टूट गई थी। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मिथ है कि डिसेबल्ड औरतें एसेक्सुअल होती हैं, यानी उनमें कोई रोमांटिक डिजायर्स नहीं होती। एन फिंगर इस कहानी में इस सोच को पूरी तरीके से तोड़ देती हैं। वो एक ऐसी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिखती हैं जहां हेलेन और फ्रेडा एक दूसरे के साथ अपने डिजायर्स को शेयर करती हैं और उनके बीच एक सेक्सुअली चार्ज टेक्टाइल एक किस भी होती है। स्टोरी में एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है फ्रीडा के बारे में, बट शी कांट बी डिसेबल्ड, शी इज सेक्सुअल। लेकिन वो डिसेबल्ड नहीं हो सकती क्योंकि वो सेक्सुअल है। फिंगर ने इन दोनों वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखा है क्योंकि सोसाइटी इन दोनों वर्ड्स को एक साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ये स्टोरी मेल गेज यानी मर्दों के देखने के नजरिए को रिजेक्ट करती है और डिसेबल्ड औरतों की आजादी और एजेंसी को सेलिब्रेट करती है। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर, हैप्पी बर्थडे, जिसे हेली बार्कले ने लिखा है। इन्हें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। ये कहानी एक बहुत ही डार्क और एब्सर्डिस्ट कॉमेडी है। एब्सर्डिस्ट का मतलब है जहां चीजें बिल्कुल अजीब और बिना लॉजिक की होती हैं। कहानी एक अजीब से रिकारनेशन डिपार्टमेंट यानी पुनर्जन्म विभाग में सेट है। हमारी मेन कैरेक्टर एक वेटिंग रूम में बैठी है जहां नियॉन लाइट्स जल रही हैं। जमीन पर एस्टेक रग बिछा हुआ है और बड़े-बड़े पिंक आर्म चेयर्स रखे हैं। उसको एक पर्पल दरवाजे के जरिए अंदर बुलाया जाता है, जहां एक पिन स्ट्राइप सूट पहने हुए डॉक्टर लुलू उसको मिलती है। डॉक्टर लुलू उसको बताती है कि उसका अगला जन्म एक डिसेबल्ड बॉडी में होने वाला है। इसमें हमको ये याद रखना है कि इस कहानी का मेन पॉइंट है लैक ऑफ कंसेंट, यानी बिना मर्जी के फैसला थोपना। प्रोटैगनिस्ट को कोई चॉइस नहीं दी जाती, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं बताया जाता कि उसकी बीमारी या डिसेबिलिटी एक्चुअली क्या होगी। ये सोसाइटी और मेडिकल मॉडल पर एक बहुत बड़ा क्रिटिक है, जो डिसेबल्ड लोगों को सिर्फ एक फाइल या फिर एक केस समझते हैं, उनकी मर्जी नहीं पूछते। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपसे एग्जाम में स्टोरी के सिंबल्स और नरेटिव टेक्निक पर सवाल पूछा जा सकता है। इस स्टोरी में क्या-क्या सिंबल्स हुए हैं, फटाफट से उन्हें देख लेते हैं। स्टोरी में एक स्टेराइल रूम और कपकेक का जिक्र आता है। कपकेक सोसाइटी की उस परफॉर्मेटिव काइंडनेस को दिखाता है जहां लोग डिसेबल्ड इंसान को सुपरफिशियल चीजें तो देते हैं, पर उन्हें उनके हक यानी उनके राइट्स, उनको इक्वालिटी नहीं देते। नरेटिव टेक्निक इसमें देख लेते हैं। राइटर इसमें एक फ्रेगमेंटेड, टूटा हुआ फर्स्ट पर्सन नरेटिव यूज करती हैं, जो पढ़ने वाले को प्रोटैगनिस्ट की कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन को सीधा फील करवाता है। हमारा आखिरी टॉपिक इस सिलेबस में है टीटो राजश्री मुखोपाध्याय की पोएट्री। टीटो को बचपन में एक सीवियर ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था और वो लगभग नॉन वर्बल है, यानी बोल नहीं पाते। उनकी माँ ने उनको लिखना और पढ़ना सिखाया और उन्होंने द माइंड ट्री नाम की एक ऐसी बुक लिखी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ऑटिज्म के बारे में ज्यादातर किताबें डॉक्टर या पेरेंट्स लिखते हैं, लेकिन टीटो की पोएट्री अपने आप में एक रिवॉल्यूशन है, क्योंकि एक नॉन वर्बल इंसान खुद अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल वापस ले रहा है इन पोएम्स के अंदर, और बता रहा है कि उसके अंदर एक बहुत ही रिच इंटेलिजेंट दिमाग काम कर रहा है। पोयम 1 और पोयम 4 में टीटो बताते हैं कि उनका दिमाग दुनिया को कैसे देखता है। एक न्यूरोटिपिकल, एक नॉर्मल इंसान के लिए विंडो या फिर फ्लोर बस एक आम चीज हो सकती है, लेकिन ऑटिस्टिक दिमाग के लिए विंडो एक 16 हेडेड थिंग या फ्लोर एक बड़ा सा साइक्लोप्स, एक आंख वाला मॉन्स्टर जैसा सेंसरी एक्सपीरियंस हो सकता है। टीटो समझाते हैं कि सेंसरी ओवरलोड सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम या मेल्टडाउन नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल तरीका भी हो सकता है।
इन पोएम्स के थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को प्राउडली दुनिया के सामने रखते हैं। ये था इस पोएम का कोर आइडिया। अगर आपको इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाता है। जब आप एग्जाम्स में बैठे तो आंसर को सिर्फ एक स्टोरी की समरी तक लिमिटेड मत रखिएगा। हाई मार्क्स लाने का सीक्रेट है कि आप इन स्टोरीज को थ्योरी से कनेक्ट करें। अगर ट्राइंग टू ग्रो का क्वेश्चन हो तो मेडिकल वर्सेस सोशल मॉडल के बारे में जरूर लिखें। अगर साइट अनसीन पर क्वेश्चन आए तो लेनार्ड जे डेविस की नॉर्मेट बॉडी और एटो क्वेश्चन की एस्थेटिक नर्वसनेस का मेंशन जरूर करें। और यूनिट 3 की शॉर्ट स्टोरीज को रिक्लेमिंग नैरेटिव कंट्रोल के एंगल से एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों ये था लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपके पास होंगे अब ढेर सारे नोट्स और पॉइंटर्स अपने आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।